हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और रेगुलरली सारे वीडियो लेक्चर्स को सुन रहे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की सीरीज का 6th पार्ट है। तो आप पहले सारे पार्ट्स को देख लीजिए ताकि आज का लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ आए। डिविजनल स्ट्रक्चर को समझाने के लिए मैंने आज के लेक्चर में ढेर सारी एग्जाम्पल्स इंक्लूड की हैं ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आए और इंटरेस्टिंग भी लगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले डियर लर्नर्स, मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलरली आपको सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आए और आप अपनी स्टडी को अच्छे से कंप्लीट कर पाएं। अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ आए तो लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि एजुकेशन शेयर करना एक बहुत ही अच्छा काम है। मीनिंग, डिविजनल स्ट्रक्चर का मीनिंग डिस्कस करते हुए मैं आपको ये समझाऊंगी कि जिस तरह से आपने मैथ्स में सीखा होगा डिवाइड करना यानी हिस्सों में बांटना, तो डिविजनल स्ट्रक्चर भी यही है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हिस्सों में बांटना उसे ही बोला जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर। लेकिन इसको बांटने के लिए प्रॉपर बेसिस का होना बहुत ही जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ढेर सारे हैं, तो एक कंपनी जो कई सारे प्रोडक्ट्स बना रही है या जिसका बिजनेस बहुत बड़ा हुआ है उसको ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से सूट कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन को हिस्सों में डिवाइड करने के कई सारे बेसिस हो सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको 5 बेसिस समझाऊंगी और वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के साथ। सबसे पहला बेस है प्रोडक्ट वाइज। जब एक कंपनी कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट के हिसाब से भी डिवाइड कर सकती है। देखिए, जब कई सारे प्रोडक्ट्स होंगे तो किसी ना किसी में चेंज लाने की जरूरत आती ही रहेगी। तो अगर प्रोडक्ट वाइज कंपनी को डिवाइड किया जाएगा तो चेंजेस जल्दी से लाए जा सकते हैं और मार्केट को अपने फेवर में किया जा सकता है। आइए हम एक एग्जाम्पल की मदद से ही प्रोडक्ट वाइज स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है फास्ट मोटर्स के बारे में। ये एक ऑटोमोबाइल कंपनी है यानी जो कि व्हीकल्स बनाती है। कंपनी बहुत फेमस है अपनी कार्स, ट्रक्स और बसेस में। और ये कंपनी डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो करती है क्योंकि उनके हिसाब से ये तीनों प्रोडक्ट्स एक दूसरे से काफी अलग हैं। अब वो किस तरीके से यूज करती है, आइए एक चार्ट की मदद से समझ लेते हैं। चार्ट को ध्यान से देखिए। सबसे पहले टॉप पर है मैनेजिंग डायरेक्टर। उन्होंने कंपनी को प्रोडक्ट वाइज डिवाइड किया यानी कि 3 डिविजन्स बन गई, कार्स, ट्रक्स और बसेस डिवीजन। अब काम तो वही करने हैं यानी कार्स के लिए भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। ट्रक्स के लिए भी इसी तरीके से ये चारों डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे और बसेस के लिए भी यही 4 डिपार्टमेंट्स होंगे। तो मान लीजिए अगर कोई चेंज लाना है कार्स डिवीजन में तो वो तुरंत लाया जा सकता है। ट्रक्स और बसेस वालों को उससे कोई भी लेना देना नहीं होगा। इस तरीके से इंपॉर्टेंस दी गई प्रोडक्ट को, इसी कारण से इसे प्रोडक्ट वाइज बेस भी बोला जाता है। जिस तरीके से आजकल कंपनीज अपने बिजनेस को बढ़ा रही हैं और अलग अलग देशों में अपना बिजनेस लेके जा रही हैं, तो कंपनीज ने अपने आप को ज्योग्राफिकल बेसिस पे भी कई बार डिवाइड किया है। तो जो कंपनीज एक नेशन या एक से ज्यादा नेशंस मतलब इंटरनेशनली काम करती हैं, उनके लिए ज्योग्राफिकल बेसिस एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। यानी कि इसके अंदर सारी इंपॉर्टेंस दी जाएगी टेरिटरी के ऊपर कि कहाँ कहाँ काम करना है, उसी हिसाब से सारे बिजनेस को डिवाइड कर दिया जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर कैसे ऑपरेट करेगा, हम इसे डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं डियर लर्नर्स।
जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें सारा एम्फसिस होगा टेरिटरी के ऊपर। टेरिटरी का मतलब होता है एरिया, या आप रीजन भी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे टॉप पर है मैनेजिंग डायरेक्टर, और उन्होंने सारी कंपनी को एरियाज के हिसाब से बांट दिया, यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ध्यान से देखिए, सबके अंदर वही चारों फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, जैसे कि प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लेकिन बेस बदल गया ना। पिछले वाले के अंदर बेस क्या था? प्रोडक्ट, और यहाँ पर बेस क्या हो गया? टेरिटरी। तो इस तरीके से कंपनी ये डिसाइड करती है कि वो किस हिसाब से अपनी कंपनी को डिविजन्स में बांटना चाहती है। इसके साथ ही हम आ पहुंचे हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो कि है कस्टमर वाइज। कई बार कंपनीज तरह तरह के कस्टमर्स के साथ डील करती है, और वो फोकस कस्टमर की नीड्स के ऊपर ही करना चाहती है। तो इस तरीके से कभी मैनेजर्स ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी के डिविजन्स जो हैं वो कस्टमर को बेस बनाकर ही किए जाएंगे। अब किस तरीके से की जाती है कस्टमर वाइज डिविजन्स, ये हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। एग्जाम्पल्स है एबीसी लिमिटेड बैंक के बारे में। एबीसी बैंक एक बहुत बड़ा बैंक है जिसके प्रॉफिट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इस साल बैंक ने $250 मिलियन में प्रॉफिट कमाया है। तो बैंक के सीईओ ने डिसाइड किया कि अब डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाएगा, क्योंकि कस्टमर को बेटर सर्विसेज देना हमारा फर्ज है। तो इस हिसाब से उन्होंने 3 तरह की डिविजन्स बनाई कस्टमर को ध्यान में रखते हुए: कमर्शियल डिवीजन, रिटेल डिवीजन और इंटरनेशनल डिवीजन। आइए देखते हैं कि ये डिविजन्स कैसे आगे बढ़ी। अब जो सबसे पहली डिवीजन है उसमें जनरल मैनेजर को अपॉइंट किया गया, और उन्हें बोला गया कि आपने फोकस करना है कमर्शियल कस्टमर्स के ऊपर। अब कौन होते हैं कमर्शियल कस्टमर्स? ये होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज के अकाउंट्स बैंक के पास होते हैं। इनके पास बहुत पैसा होता है और उसको मैनेज करना बैंक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला कस्टमर कौन से हुए? कमर्शियल कस्टमर्स। अब आई दूसरी डिवीजन की बारी, जो कि हैं रिटेल कस्टमर्स। रिटेल कस्टमर्स का मतलब होता है जो इंडिविजुअल कस्टमर का अकाउंट होता है, जैसे आपका अकाउंट या मेरा अकाउंट। तो यहाँ पर एक एक कस्टमर को इम्पोर्टेंस देने का डिसाइड किया गया, और जनरल मैनेजर 2 का काम था हर एक कस्टमर को बेस्ट सर्विसेज देना। उसके बाद बारी आई तीसरी डिवीजन की। ये था तो रिटेल कस्टमर्स के बारे में, लेकिन थी इंटरनेशनल, यानी कि जो बैंक के पास अकाउंट्स हैं फॉरेन में रहने वाले लोगों के, उनके ऊपर ध्यान करना। तो इस तरीके से 3 जनरल मैनेजर अपॉइंट हुए, और तीनों के ऊपर स्ट्रेस था कस्टमर्स को अच्छी से अच्छी सर्विस देने का। तो माय डियर लर्नर्स, अगर आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ रहा है और एग्जाम्पल्स की मदद से नॉलेज बढ़ती जा रही है, तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लेक्चर को शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये तो हमने पढ़ा कि सर्विस सेक्टर में कैसे कस्टमर को इम्पोर्टेंस दी जाती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी कस्टमर वाइज डिविजन्स की जा सकती हैं। जैसे कि स्लाइड में ध्यान से देखिए, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यानी वो कुछ बनाते हैं, तो वो रिटेल कस्टमर्स को अलग से ध्यान दे सकते हैं। अगर वो गवर्नमेंट कंपनीज को काम करते हैं तो उसके ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। और इंडस्ट्रियल सेल्स, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को माल बेचती है तो उस बेस पर भी डिवीजन की जा सकती है। तो जो कस्टमर वाइज डिवीजन है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी की जा सकती है और सर्विस सेक्टर में भी की जा सकती है। अब है फोर्थ पॉइंट, यानी डिवीजन का बेस होगा प्रोसेस या इक्विपमेंट। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जहां पर माल को बनाया जाता है उसके अंदर कंपनीज को कई सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं, यानी रॉ मटेरियल कच्चे माल से लेके फिनिश प्रोडक्ट यानी तैयार माल बनने तक कई सारे प्रोडक्शन के प्रोसेस होते हैं। तो इन्हीं प्रोसेस की बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले प्रोसेस।
प्रोसेस कई सारे हो सकते हैं, जैसे मशीन शॉप, फाउंड्री या असेंबली लाइन। प्रोसेस कैसे आगे चलता है ये हम एक चार्ट की मदद से समझेंगे। यहाँ पर चार्ट में मैंने प्रोसेस लिया है एक टेक्सटाइल कंपनी का, कपड़ा बनाने वाली कंपनी का। अब इस टेक्सटाइल कंपनी को कई सारे काम करने पड़ सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले स्पिनिंग होगी, फिर वीविंग, उसके बाद मनचाहा रंग लाने के लिए उसकी डाइंग की जाएगी और फिर बाद में पैकिंग। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे प्रोसेस के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है। दूसरा हो सकता है इक्विपमेंट, यानी क्या टूल्स यूज करने हैं। कई सारे टूल्स के हिसाब से भी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि वेल्डिंग, ड्रिलिंग या लेथ मशीनिंग, जिससे कई सारे काम किए जाते हैं। इसकी फोटो मैंने साथ में लगाई है। इसकी मदद से भी डिविजन्स डिसाइड की जा सकती हैं। फिफ्थ बेस हो सकता है टास्क ऑर्गेनाइजेशन या प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। जब एक ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो उसमें प्रोजेक्ट के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाता है। हर एक प्रोजेक्ट के लिए टास्क फोर्स यानी टीम ऑफ पीपल तैयार कर दी जाती है। वो टीम सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के ऊपर ही ध्यान देती है। और यहाँ पर सबसे जरूरी बात ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बेस तभी तक चलेगा जब तक प्रोजेक्ट होगा। जैसे ही प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, इस टास्क फोर्स को या इस प्रोजेक्ट में लगे लोगों की जो टीम है उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। इसका स्ट्रक्चरल चार्ट कैसा होगा? टॉप पर होंगे मैनेजिंग डायरेक्टर और बेस में ध्यान से देखिए प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 और प्रोजेक्ट 3, यानी प्रोजेक्ट के हिसाब से सारे फंक्शंस को परफॉर्म किया जाएगा। तो बेस क्या हुआ? हर एक प्रोजेक्ट। इसके साथ ही सारे बेसिस कंप्लीट हुए। अब हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। पर एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझने से पहले डियर लर्नर्स, लेक्चर को लाइक अभी कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की एडवांटेजेस क्या होती हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना कंपैरेटिवली आसान है, क्योंकि सबको पता है कि किस प्रोडक्ट के ऊपर या किस एरिया में या किस टास्क के ऊपर काम किया जा रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आसानी से फिक्स की जा सकती है। हर एक मैनेजर अपने डिवीजन के लिए फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होता है और अपने डिवीजन को आगे बढ़ाने के लिए अपना 100% एफर्ट उसमें डालता है। डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइज कर दी गई है। हर एक मैनेजर को पूरी काबिलियत दी जाती है कि वो अपने डिसीजन खुद ले और उसको परफॉर्म करे और इम्प्रूव भी खुद ही करे अकॉर्डिंगली जिस मार्केट में वो काम कर रहा है। पर इस स्ट्रक्चर में भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे सबसे पहले आपने नोटिस किया होगा, हर एक बेस के अंदर वही 4 या 5 फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे थे, यानी बहुत ज्यादा लोगों को काम पे रखना पड़ेगा, जिससे कंपनी की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। दूसरी डिसएडवांटेज ये हो सकती है कि एक बेस में बेटर काम हो रहा है और दूसरी डिवीजन में काम उतना अच्छा नहीं हो रहा, तो ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को शिफ्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तीसरी डिसएडवांटेज ये हो सकती है कि हर एक डिवीजन सिर्फ और सिर्फ अपनी बेहतरी के लिए काम करेगी, दूसरी डिवीजन से उसको कुछ लेना देना नहीं होगा। इससे कंपनी के ऊपर बुरा इफेक्ट आएगा और कंपनी की तरक्की रुक सकती है। इसके साथ ही हमारे सारे स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हुए। हम मिलेंगे बहुत जल्द नए वीडियो लेक्चर के साथ, तो भूलिएगा नहीं लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। So this is me, मीनाक्षी बजाज, wishing you all the best for your future. मिलते हैं बहुत जल्द and happy learning everyone.